वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने क्लास AK एकेडमी में, जहाँ की फ्रेंड्स GK GS की तैयारी कराई जाती है और वो भी गारंटेड रिजल्ट के साथ। फ्रेंड्स, अगर आप इस क्लास में रेगुलर रहते हैं तो आप चाहे किसी भी पोस्ट की GK GS की तैयारी करते हो तो उसमें आपका ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। लेकिन हाँ, इसमें एक कंडीशन है, आप सभी लोग को क्लास में रेगुलर रहना होगा। और अगर आप इस क्लास में नए हैं, AK एकेडमी क्लास में नए हैं, तो अभी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए और नई वीडियो की सूचना अपने मोबाइल पे सबसे पहले पाने के लिए घंटी को भी ज़रूर दबा लें, जिससे कि नई वीडियो की सूचना आपको आपके मोबाइल पे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके मोबाइल पे पहुँच जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा पहला सवाल है, चलिए चलते हैं क्लास का स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए खेल के क्षेत्र में, या फिर ऑप्शन नंबर बी चित्रकला के क्षेत्र, या फिर ऑप्शन नंबर सी सिनेमा के क्षेत्र, या फिर ऑप्शन नंबर डी संस्कृति के क्षेत्र में। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैं ऑप्शन आपको बोल रहा हूँ ABCD, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मैंने ऑप्शन नंबर ABCD नहीं दिया है और मैंने थोड़ा सा ये क्वेश्चन पे काम किया है। आगे हमारा क्वेश्चन, आज तो ये शुरुआत है, 2 दिन का हमारा क्लास 2 दिन नहीं हुआ, एब्सेंट हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी लोगों से। पर अब से हमारा क्लास फिर रेगुलर चलेगा और हम 30 प्रश्न देखते हैं, यानी 30 प्रश्नों को देखते हैं और वो आगे भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं अपने क्लास का पहला सवाल और इसका जवाब होगा फ्रेंड्स, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो आप कहेंगे कि सिनेमा के क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार यानी ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। फ्रेंड्स, कहीं कहीं आपसे ऑस्कर अकादमी पुरस्कार भी दिया हुआ रहता है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी का नाम है ऑस्कर अकादमी पुरस्कार या फिर ऑस्कर पुरस्कार। फ्रेंड्स, ये जो पुरस्कार है अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा प्रदान किया जाता है। ये जो ऑस्कर पुरस्कार है ये अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है। और चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो पुरस्कार है फिल्म में जो अभिनेता लोग होते हैं, अभिनेता हुए, डायरेक्टर हुए, राइटर हुए, इन सभी लोगों को कोई अच्छी फिल्म अगर बना देते हैं तो उस फिल्म में जो ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है उससे कुछ पब्लिक को सीखने को मिलता है। तो इन सारी बातों के लिए, यानी कि उत्कृष्ट योगदान का मतलब क्या होता है? वैसा योगदान जो कि हमारे देश के लिए या फिर किसी भी देश के लिए हेल्पफुल साबित होता है, तो इसीलिए दिया जाता है ये ऑस्कर पुरस्कार। तो चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं अपना अगला सवाल। हमारे इस सवाल का जवाब मैंने आपको बता दिया कि सी होगा। और हमारा अगला सवाल है, वर्तमान समय में भारत के वित्त मंत्री कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम, यशवंत सिन्हा, या फिर निर्मला सीतारमण? जल्द से बताएं फ्रेंड्स। आपके पास प्रत्येक क्वेश्चन के लिए पहले मैं 10 सेकंड दिया करता था, पर अब 10 सेकंड नहीं है, अब केवल 5 सेकंड का समय है आपके पास प्रत्येक क्वेश्चन पे। जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं और यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा, वर्तमान समय में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। ओके, निर्मला सीतारमण। और फ्रेंड्स, आपसे अगर पूछ दे कि प्रथम वित्त मंत्री कौन हुए, तो आप कहेंगे लियाकत अली। ओके, लियाकत अली, लियाकत अली। ओके फ्रेंड्स, ध्यान में रखेंगे इस बात को भी कि वर्तमान समय में भारत के वित्त मंत्री कौन है, तो ये है निर्मला सीतारमण। लेकिन फ्रेंड्स, आपसे पूछ दे कि प्रथम वित्त मंत्री कौन हुए, तो लियाकत अली खान हुए। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और हमारा अगला सवाल है, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, या फिर पश्चिम बंगाल? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है प्रत्येक क्वेश्चन पे। तो जल्दी से बताएं फ्रेंड्स, आपके 10 सेकंड नहीं फ्रेंड्स, 5 सेकंड ही है। मैंने कहा है प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको केवल 5 सेकंड का समय मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर, आपके 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं, यहाँ पे हमारा आंसर होगा न्यू दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। इंडिया गेट जो है ये न्यू दिल्ली में स्थित है। आपसे फ्रेंड्स पूछा जा सकता है कि न्यू दिल्ली में, हो सकता है पूछ दे, तो आपको ध्यान में रखना है कि न्यू दिल्ली में कहाँ पे स्थित है, तो राजपथ, दिल्ली न्यू दिल्ली के राजपथ में स्थित है, राजपथ जगह पे ये स्थित है। और फ्रेंड्स, ये जो इंडिया गेट है यहाँ पे स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय स्मारक है। ये इंडिया गेट स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय स्मारक के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि इसके डिज़ाइनर, इंडिया गेट को डिज़ाइन किसने किया था या शिल्पकार कौन है? इंडिया गेट जो है, इंडिया गेट जो स्मारक है, राष्ट्रीय स्मारक, इसका
डिज़ाइन या ये कह सकते हैं कि शिल्पकार कौन था? तो एडवर्ड लुटियस। ओके, एडवर्ड, मैं नाम लिख देता हूं, एडवर्ड लुटियस, लुटियस। ओके फ्रेंड्स, ध्यान में रखेंगे इसका इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने तैयार किया था या इसके शिल्पकार कौन है? तो एडवर्ड लुटियस, और इसका निर्माण 1931 में किया गया था। साथ साथ में ध्यान में रखेंगे इंडिया गेट का निर्माण कब किया गया था? 1931। ओके फ्रेंड्स, इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे। इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? तो न्यू दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण कब हुआ? तो 1931 में। तो इसका जो है शिल्पकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो एडवर्ड लुटियस। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और हमारा अगला सवाल है, खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन या फिर गोल्फ? जल्द से बताएं फ्रेंड्स, आपके पास केवल 5 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? जल्द से बताएं फ्रेंड्स, आपके 5 सेकंड पूरे हो चुके। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह पूछा गया का संबंध किस खेल से है? तो आप कहेंगे गोल्फ खेल से। ओके, गोल्फ खेल से संबंधित है ये खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जीव मिल्खा सिंह है, ये कौन है? तो ये जो है फ्लाइंग सिख, आपने नाम सुना होगा। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह के नाम, मिल्खा सिंह को जाना जाता है। ओके, मिल्खा सिंह, ये जो फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, मिल्खा सिंह को जाना जाता है। और मिल्खा सिंह के ही ये पुत्र हैं। कौन? जीव मिल्खा सिंह। जीव मिल्खा सिंह किसके पुत्र हैं? मिल्खा सिंह के, मिल्खा सिंह। ओके फ्रेंड्स, ध्यान में रखेंगे इस बात को। जीव मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह नहीं है, मिल्खा सिंह के पुत्र हैं। ओके, और फ्रेंड्स कभी कभी आपसे हो सकता है कि आपसे जीव मिल्खा सिंह की माता का नाम पूछ दे, तो आप कहेंगे निर्मल कौर। ओके, मैं इसको भी लिख देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ फ्रेंड्स, आपने देख ही लिया है। और एक मिनट, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आप ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा ये गोल्फ होगा। और जीव मिल्खा सिंह की माता, माता माता मैंने अभी आपको बताया निर्मल, हाँ निर्मल कौर है, निर्मल कौर। ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स इस बात को कि जीव मिल्खा सिंह की जो ये है माता है, कौन है? निर्मल, माता निर्मल कौर, कौर। ओके फ्रेंड्स, ध्यान में रखें इस बात को। और चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा केरल में बोली जाती है? मलयालम, तेलुगु, गुजराती या तमिल? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। सॉरी 10 नहीं, 5 सेकंड का समय है। बार बार 10 सेकंड मुंह में मेरे आ जाता है, वो इस वजह से क्योंकि मैं पहले 10 सेकंड ही आप लोग को दिया करता था, जो कि आप ही लोग के द्वारा कहा गया कि 10 सेकंड नहीं 5 सेकंड का समय दिया जाए। तो मैंने अब 5 सेकंड कर दिया है समय सीमा, अब केवल 5 सेकंड ही मिलेगा आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा केरल में बोली जाती है? तो आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि मलयालम। ओके, मलयालम यहाँ पे केरल में बोली जाने वाली भाषा है। और फ्रेंड्स, मलयालम केरल की राजभाषा के तौर पे जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन केरल की राजभाषा है? तो आप मलयालम आंसर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंड्स, कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि केरल की राजधानी क्या है? तो आप कहेंगे तिरुवनंतपुरम। ओके, तिरुवनंतपुरम केरल की क्या है? राजधानी है। तो चलते हैं फ्रेंड्स अगला सवाल। और फ्रेंड्स, यही जो तिरुवनंतपुरम है केरल राज्य का सबसे बड़ा शहर के रूप में भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, 2020 ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में किया जाना था? टोक्यो, बीजिंग, ब्राज़ील या मॉस्को? फ्रेंड्स, इंग्लिश देख के घबराना नहीं है, मैं आपको हिंदी में बोल के बतला रहा हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा है मैंने। मैं इस वजह से यहाँ पे देश और फिर किसी राज्य के नाम इंग्लिश में इस वजह से लिखता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा मोड़ा इंग्लिश तो आना ही चाहिए, किसी भी व्यक्ति को थोड़ा मोड़ा इंग्लिश आना ही चाहिए। आप अपना फ़ोन यूज़ करते हैं तो वो भी इंग्लिश में ही है, तो आप कैसे, आपको हैबिट हो गया है ना, उसी प्रकार से मैं आपको आदत डलवा दूंगा इंग्लिश की थोड़ी मोड़ी, आप भी इंग्लिश समझने लगेंगे साथ में रहेंगे तो। फ्रेंड्स, यहाँ पे 2020 ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में किया जाना था?
तो फ्रेंड्स यहाँ पूछा जा रहा है किया जाना था। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा वो होगा टोक्यो। ओके, ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा फ्रेंड्स टोक्यो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन जो है टोक्यो में किया जाना था, जो कि फ्रेंड्स 1 साल के लिए टल गया। ये जो है ओलंपिक 2020 का जो ओलंपिक है ये 1 साल के लिए अब टल गया है, यानी कि इसका आयोजन कब किया जाना था 2020 में, और कहाँ किया जाना था, टोक्यो में। फ्रेंड्स इसकी डेट भी निर्धारित की गई थी। इसका आयोजन जो है 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 के अंतराल में, 24 जुलाई से 9 अगस्त के दरमियान इसका आयोजन 2020 में किया जाना था, जो कि अब जो है टल चुका है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो टोक्यो कहा गया है, आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है कि जापान की राजधानी क्या है। आपसे पूछा जाता है कि जापान की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे वहाँ पे आंसर आपका होगा टोक्यो। यानी कि ये जो हमारा 2020 का जो है ओलंपिक खेल होने वाला था, 2020 का जो ओलंपिक खेल होने वाला था ये जापान की राजधानी में होने वाला था, टोक्यो में। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे, और हमारा अगला सवाल है भारत के किस राज्य की शिक्षा दर उच्च है। तो फ्रेंड्स ये सवाल तो काफ़ी इजी है, जल्द से बताएंगे। केरल, तमिलनाडु, मिजोरम या बिहार। जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, केवल 5 सेकेंड ही हैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन पे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको 5 सेकेंड आपके पूरे हो चुके हैं। भारत में किस राज्य की शिक्षा दर उच्च है। ओके, तो यहाँ पे आपको केरल ध्यान में रखना है, केरल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। केरल राज्य ऐसा राज्य है जिसकी साक्षरता दर की बात करें तो 90% है। ओके, 90% से एबव ही कहीं कहीं आपको मिलेगा, 96% भी मिलता है। तो ये डेटा है, तो ध्यान में रखेंगे कि केरल राज्य का जो है केरल राज्य का जो ये साक्षरता दर है वो 90% है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, और यही सबसे ज़्यादा साक्षर ये राज्य के रूप में जाना जाता है केरल हमारा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं फ्रेंड्स हमारे अगले सवाल पे। फ्रेंड्स यहाँ जो बिहार दे रखा है, हम बिहार में रहते हैं, तो बिहार के संदर्भ में हमें ध्यान में रखना है कि 55 से 60% ही, केवल 55 से 60% ही यहाँ पे बिहार में ये साक्षरता दर मानी जाती है। ज़्यादातर आप देखे होंगे डाटा तो 55 ही रहता है, 54-55 ऐसे ध्यान में रखेंगे कि बिहार में साक्षरता दर 54 से 55% ही होती है। तो चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और फ्रेंड्स साक्षरता दर की बात करें तो साक्षरता दर के बारे में कहा गया है यूनेस्को के द्वारा कि जिस भी राज्य का या फिर देश का 90% लोग अगर एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं, तो उसे क्या कर दिया जाता है, शिक्षित राज्य या फिर शिक्षित देश घोषित कर दिया जाता है। तो चलते हैं फ्रेंड्स हमारे अगले सवाल पे, और हमारा अगला सवाल है भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो फ्रेंड्स ये सवाल बहुत ही इजी है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपके पास 5 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन है। फ्रेंड्स यहाँ पे कौन है ज़रूरी नहीं है कि कौन है ही पूछे, कौन होता है भी पूछ सकता है, यहाँ पे फंसना नहीं है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स आपके 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं, और यहाँ पे हमारा आंसर होगा भारत का राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। भारत का राष्ट्रपति यानी कि इंडियन प्रेसिडेंट ऐसा पोस्ट होता है, ऐसे प्रमुख होते हैं जो कि तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। अगर इनका ऑर्डर मिल जाता है, तो जैसे अगर कोई देश से हमला हो रहा है या फिर युद्ध हो रहा है, अगर प्रेसिडेंट ने कह दिया कि हाँ हमला बोल दिया जाए, तो कोई भी मतलब तीनों सेनाओं को, तो तीनों सेनाओं मिल करके उसके साथ, उस देश के साथ या फिर उस राज्य के साथ हमला करने के लिए, ज़्यादातर जो हमले होते हैं वो देश के साथ ही होते हैं, राज्य में बहुत कम ही होते हैं। राज्य में होते कहाँ हैं, देशों के बीच होते हैं। जैसे कि अभी भारत चीन और भारत पाकिस्तान, फिर बहुत सारे देशों के बीच अभी होने वाला है तृतीय विश्व युद्ध के तौर पे। अभी आप लोग देखेंगे चैनल पे, अगर आप लोग ये न्यूज़ देखते होंगे तो। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अपने अगले सवाल पे, और हमारा अगला सवाल है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताना है आपको। और फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर आपको क्लास पसंद आती है तो ज़रूर क्लास को सब्सक्राइब करें, और वीडियो
में बताई गई सारी कंटेंट, सारी बातें अगर आपको समझ में आती हैं तो लाइक ज़रूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोग लाइव क्लास में आ सकें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय का नाम बताना था, जो कि हमारा राकेश शर्मा यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, राकेश शर्मा। ध्यान में रखें फ्रेंड्स, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम यात्री कौन था, तो आपको ध्यान में रखना है राकेश शर्मा ऐसा व्यक्ति है जो अंतरिक्ष में भारत के संदर्भ में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि भारत से अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय का नाम आपको बताना था, तो राकेश शर्मा यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। और चलते हैं फ्रेंड्स, और पहले इसका आंसर हम देख लें, राकेश शर्मा यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स मैं एक बात और सभी लोगों से कह दूं, इस क्लास का एक कंडीशन है जो कि सभी लोगों को फुलफिल करना है कि इस क्लास में सभी को जय हिंद कह के अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्शानी है। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले सवाल पे। और हमारा अगला सवाल है भारत के गृह मंत्री का नाम बताएं। राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, नितिन गडकरी या फिर अमित शाह। जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे हमारा आंसर होगा अमित शाह। ओके फ्रेंड्स, ध्यान में रखेंगे, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह, यानी कि गृह मंत्री कौन है भारत के, अमित शाह हैं। और फ्रेंड्स कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है, करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि अमित शाह कब से अपने पद पे हैं, तो यहाँ पे 30 मई 2019 ध्यान में रखना है कि अमित शाह कब से कार्यरत हैं, 30 मई 2019 से। तो चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और हमारा अगला सवाल है अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है। जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास प्रत्येक क्वेश्चन पे केवल 5 सेकंड का ही समय मिलता है, तो ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करना है, जल्द से बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर जो है नर्मदा नदी। यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है, आपसे ध्यान में रखना है कि नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी, ये 3 नदियाँ हैं जो अमरकंटक से निकलती हैं। कौन कौन सी नदी? नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कौन कौन से दिए गए हैं, जोहिला है क्या, तो जोहिला तो नहीं है। यहाँ पे नर्मदा है, तो हाँ नर्मदा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको नर्मदा और सोन है क्या, सोन। तो फ्रेंड्स दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना है कि अमरकंटक से निकलने वाली का उद्गम, अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है, तो आपको यहाँ पे दोनों ऑप्शन ध्यान में रखना है, एक तो सोन नदी और दूसरा नर्मदा नदी। ओके, ध्यान में रखें फ्रेंड्स, अमरकंटक, नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी का उद्गम स्थान है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और हमारा अगला सवाल है भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है। तो फ्रेंड्स ये तो बच्चों वाला सवाल है, बहुत बार रिवीजन हो चुका है और मैं इस वजह से एक आध क्वेश्चन देता हूँ आपको प्रत्येक वीडियो में, ताकि वो आपका रिवीजन होता रहे पिछला भी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भारत एवं चीन के बीच कौन सी विभाजन रेखा है या सीमा रेखा है, तो आप भारत चीन, जब भी पूछे चीन, भारत और चीन, तो आप कहेंगे मैक। आप जो माइक में बोलते हैं, जैसे कि किसी भी फ़ोन में आप जो बात करते हैं, तो आवाज़ आपका कि जो जाता है यहाँ से कहीं और दूसरे व्यक्ति के पास जो सुनाई देता है, वो माइक के द्वारा ही सुनाई देता है। माइक कहें, माइक। तो माइक हमारे कहाँ से आता है, वो सब चाइनीज सामान है, तो चाइना से आता है। तो भारत और चीन के बीच मैक मोहन रेखा, ठीक है, मैक मोहन रेखा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे मैक मोहन रेखा राइट आंसर होगा। ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स। और चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं आंसर आपको, ऑप्शन आपको बता देता हूँ, अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी या फिर वल्लभ भाई पटेल। जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स आपके 10 सेकंड पूरे हो चुके हैं और यहाँ पे ध्यान में रखना है कि वल्लभ भाई पटेल। ओके, और फ्रेंड्स ये जो वल्लभ भाई पटेल है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो वल्लभ भाई
झावेर भाई पटेल। इनका जो पूरा नाम है या फिर पुराना नाम है वो है वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल। फ्रेंड्स, आपसे हो सकता है कि वल्लभ भाई पटेल या फिर सरदार पटेल का पूरा नाम क्या है, तो आप कहेंगे वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल। ओके फ्रेंड्स, इनकी बात करें तो ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के तौर पे भी कार्य कर चुके हैं और 1947 के भारत एवं पाकिस्तान युद्ध के समय गृह मंत्री के तौर पे भी काम किए हैं। यानी कि ये पीएम भी रहे हैं, भारत के पीएम भी रहे हैं और होम मिनिस्टर भी रहे हैं, होम मिनिस्टर। ओके, कौन? वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें कि लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखें फ्रेंड्स, और चलते हैं अपने अगले सवाल पे। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है। मैं आपको पीडीएफ दूंगा तो मैं नहीं चाहता कि कचरा रहे कुछ, जिस वजह से मैं यहाँ पे सब इरेज कर रहा हूँ और आपको केवल आंसर हाईलाइट कर रहा हूँ। जो भी लोग चाहते हैं प्रैक्टिस करना इन सारे क्वेश्चन के ऊपर, तो मैं उनको डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर अगर आपने टेलीग्राम लिंक ये ज्वाइन कर रखा है AK एकेडमी आर्मी क्लास से, तो आपको ये वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान में रखेंगे भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? वल्लभ भाई पटेल को। और जो वल्लभ भाई पटेल हैं ये प्रथम उप प्रधानमंत्री के तौर पे भी कार्य कर चुके हैं, प्रथम उप प्रधानमंत्री। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन रहे, तो आप कहेंगे वहाँ पे वल्लभ भाई पटेल। और फ्रेंड्स, ये जो वल्लभ भाई पटेल हैं 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दरमियान ये होम मिनिस्टर भी रहे हैं, यानी कि गृह मंत्री भी रहे हैं। चलते हैं फ्रेंड्स हमारा अगले सवाल पे, और हमारा अगला सवाल है विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, कानपुर, कोलकाता या फिर गोवा? जल्द से बताएं फ्रेंड्स, आपके पास केवल 5 सेकंड का समय है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा वो होगा कोलकाता। ओके, यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा कोलकाता। विक्टोरिया मेमोरियल क्या है? ये कोलकाता में स्थित है। और ये है क्या, इसकी बात करें, विक्टोरिया मेमोरियल भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के कोलकाता नगर में स्थित है। ये तो विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है। और ये ब्रिटिश कालीन स्मारक है, ब्रिटिश कालीन स्मारक। ये जो विक्टोरिया मेमोरियल है ब्रिटिश के ज़माने का ये स्मारक है, ध्यान में रखेंगे। और यह स्मारक 1906 से 1921 के दौरान बनवाया गया था, जो कि इंग्लैंड की तत्कालीन रानी थी विक्टोरिया, उसको ये समर्पित है विक्टोरिया मेमोरियल। फ्रेंड्स, आपसे सीधे सीधे एक सवाल और पूछा जा सकता है कि विक्टोरिया मेमोरियल किसको समर्पित है, यानी कि किसके याद में बना है, किसके लिए बनाया गया है? तो आप कहेंगे इंग्लैंड की तत्कालीन ये जो रानी थी विक्टोरिया, उसकी याद में ये, या फिर उसके लिए ये बनवाया गया था। चलिए फ्रेंड्स, ध्यान में रखेंगे इस बात को, और हम हमारे अगले सवाल पे चलते हैं। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक भारत में कौन है? वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम या फिर ओडिशा? जल्द से बताएं फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? आपके पास केवल 5 सेकंड का समय है। और फ्रेंड्स, इसको ध्यान में रखें, पिछला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया विक्टोरिया मेमोरियल, वो मंगलवार से रविवार तक ही 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक खुला रहता है। आप अगर कभी घूमने जाएं वहाँ पे, ये पश्चिम बंगाल अगर कभी घूमने जाएं तो एक बार ज़रूर वहाँ जाएंगे, घूमने के दरमियान से या घूमने के व्यू से ज़रूर जाएंगे। घूमने के दरमियान अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो 3000 से अधिक ऐसी वस्तुएं हैं जो वहाँ पे स्मृति के तौर पे, यानी कि जो उस समय महारानी विक्टोरिया जिन जिन चीज़ों को यूज़ में लाती थी, उपयोग करती थी, वहाँ पे पियानो है, उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, ये सारी बातें 3000 से अधिक वहाँ पे वस्तुएं हैं जो उस संग्रहालय, एक तरह से वो क्या है, म्यूज़ियम है। ये जो विक्टोरिया मेमोरियल है ये म्यूज़ियम है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे उस क्वेश्चन में तो बताया नहीं मैंने इसको, फिर भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो आपको ध्यान में रखना है आसाम। आसाम हमारा राइट आंसर होगा। और चलते हैं फ्रेंड्स
अगले सवाल पे, इसी आसाम को कभी कभी असोम भी लिख देता है, तो वो कोई बात नहीं है, आपको आसाम ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान सेल्सियस में कितना होता है? 0 डिग्री, 100 डिग्री, 48 डिग्री या फिर 24 डिग्री? जल्द से बताएं फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आंसर आपको बता दूँ, 5 सेकंड आपके पूरे हो चुके हैं। 0 डिग्री यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ये जो है यहाँ पे पूछा गया कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान सेल्सियस में कितना होता है, तो 0 डिग्री होता है। ओके, ध्यान में रखें इस बात को। और फ्रेंड्स यहाँ पे फ़ारेनहाइट की बात की गई, फ़ारेनहाइट, आप यहाँ पे फ़ारेनहाइट की बात की गई है। तो ये जो फ़ारेनहाइट है, हमारे जो शरीर का तापमान जो डॉक्टर लोग मापते हैं थर्मामीटर से, वो किस चीज़ में मापते हैं? फ़ारेनहाइट में मापते हैं फ्रेंड्स, फ़ारेनहाइट। हमारा जो बुखार मापा जाता है फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, ना कि सेल्सियस और सेंटीग्रेड में। और फ्रेंड्स यहाँ से चलिए सेल्सियस और सेंटीग्रेड में आपको थोड़ा सा अंतर बतला दूँ। सेल्सियस जो है अभी वर्तमान समय में उपयोग में लाया जाने वाला पैमाना है। तापमान को किस चीज़ में मापा जाता है? तो सेल्सियस में मापा जाता है। लेकिन पहले किस चीज़ में मापा जाता था? तो सेंटीग्रेड में। आपसे पूछा जा सकता है कि सेल्सियस का पुराना नाम क्या है? तो सेंटीग्रेड है। ओके, और तो डॉक्टर के द्वारा क्या मापा जाता है? फ़ारेनहाइट में हमारे शरीर का तापमान मापा जाता है। और अगर आपके शरीर का तापमान 98.6 है, 6 फ़ारेनहाइट, तो क्या है? आप कुछ नहीं है, आपको बुखार है ही नहीं, बस थोड़ा सा भी बुखार नहीं है, आपको कोई और बीमारी है। अगर आप बीमार हो तो आपको बुखार तो नहीं है, ये कन्फर्म, क्योंकि अगर आपको बुखार है तो आपका जो है 98.6 आपके शरीर का तापमान नहीं होगा, उससे बढ़ जाएगा, 102 हो जाए, 103 हो जाए, या फिर 100 है तो भी कोई कोई डॉक्टर कहते हैं कोई बात नहीं है। मतलब 100, 105, 104 ऐसे अगर बुखार है, शरीर का तापमान है, तो आपको समझिए कि बुखार हो गया है। तो चलिए ध्यान में रखें इस बात को और बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन हड्डी मानव की टांग में पाई जाती है? हेलेना, झूमर, रेडिश या फिर फीमर? जल्द से बताइए फ्रेंड्स, आपके पास केवल 5 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। और फ्रेंड्स सभी लोग, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करेंगे, और अगर आप इस क्लास में नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे, और नई वीडियो की सूचना अपने मोबाइल पर पाने के लिए घंटी को ज़रूर दबा लेंगे। और फ्रेंड्स ये फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर, निम्नलिखित में से कौन हड्डी मानव की टांग में पाई जाती है? तो यहाँ पे ध्यान में रखेंगे फीमर। ओके, फीमर यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स हमारे शरीर की, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो जांघ में पाई जाती है, जांघ की हड्डी, ध्यान में रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और हमारा अगला सवाल, पत्तियां किस कारण हरी होती हैं? पानी के कारण, जाइलम के कारण, प्रकाश के कारण या फिर हरित लवक के कारण? फ्रेंड्स आपके पास 5 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? पत्तियां किस कारण हरी दिखाई देती हैं? तो चलिए फ्रेंड्स मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आपके 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं। हरित लवक, ध्यान में रखना है, हरित लवक। ओके, और फ्रेंड्स कहीं कहीं आपको मिलता होगा कि पत्तियों के हरे होने का कारण क्या है? तो क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल उसी को कहते हैं इंग्लिश में, हरित लवक को ही क्लोरोफिल कहते हैं, एक्स्ट्रा कुछ है नहीं इसमें। ओके, ध्यान में रखेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो जाइलम दे रखा है, जाइलम, चलिए जाइलम दे रखा है तो जाइलम के बारे में हम पढ़ ही लेते हैं। जाइलम जो है, ये वाला जाइलम, इस जाइलम की बात करें तो ये जाइलम पौधे में, किसी भी पौधे में जल का परिवहन जड़ से तना और पत्तियों की तरफ करता है, यानी कि केवल एक ही दिशा में करता है। लेकिन फ्रेंड्स फ्लोएम, आपसे पूछा जा सकता है कि पौधे में कितने प्रकार के परिवहन ऊतक होते हैं? तो वहाँ पे आपका जवाब होगा 2 प्रकार के, जिसमें से एक प्रकार यहाँ पे नाम लिखा गया है जाइलम। ये पौधे का परिवहन ऊतक है, टिश्यू है, इंग्लिश में बोले तो टिश्यू। और दूसरा कौन है? फ्लोएम। एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम, जिसमें फ्लोएम का काम होता है जड़ से खनिज एवं लवण दोनों का क्या करना? परिवहन करना दोनों तरफ, यानी कि जड़ से ये तना और पत्तियों की ओर, और फिर ऊपर से फिर नीचे, यानी पत्तियों से फिर जड़ और तना की ओर, दोनों काम करता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे जाइलम का काम होता है केवल जल का परिवहन करना,
ये खनिज लवण का परिवहन नहीं करता। ओके, और ये केवल एक ही दिशा में कार्य करता है, जड़ से पत्ती और तना की ओर। तो चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे, और हमारा अगला सवाल है, मछलियां निम्नलिखित में से किसके द्वारा सांस लेती हैं? गलफड़ा, फेफड़ा, त्वचा या फिर एक से अधिक? सही है। जल्द से बताएं फ्रेंड्स, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का, सॉरी 10 नहीं, 5 सेकंड का समय है। तो फ्रेंड्स चलिए, इसका आंसर आपके 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं, और यहाँ पे हमारा आंसर होगा, और इसको इंग्लिश में गिल्स कहते हैं। और फ्रेंड्स त्वचा की बात करें, अभी जो मैंने अभी बोलने वाला था मैं उसको बता ही देता हूँ। मेंढक की बात करें तो मेंढक गिल्स से भी सांस लेता है और त्वचा से भी सांस लेता है, यानी गलफड़े से भी सांस लेता है और किससे सांस लेता है? त्वचा से। जब वो पानी में होता है तो गिल्स से सांस लेता है, यानी कि गलफड़े से सांस लेता है, जबकि अगर वो स्थल पे होता है, यानी कि जब ज़मीन पे होता है, तो स्किन से सांस लेता है, त्वचा से सांस लेता है। तो उसे इस वजह से ही उभयचर प्राणी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये, कि निम्नलिखित में से कौन उभयचर प्राणी है? वहाँ पे आपको मेंढक ज़रूर होगा ऑप्शन में, और वहाँ पे आप मेंढक आंसर करके आएंगे, आपका सही होगा आंसर। ओके, ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा गलफड़ा, यानी कि गिल्स। चलते हैं फ्रेंड्स हमारे अगले सवाल पे, और हमारा अगला सवाल है, चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या असर होगा? बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स आपके 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं, और यहाँ पे आंसर होगा घटेगा। ओके, चंद्रमा पर एक व्यक्ति अगर जाता है तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, वातावरण नहीं है, वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नहीं है, जिस वजह से आदमी अगर देखते होंगे कि चंद्रमा पे जाता है तो वहाँ पे उसका भार कम होता हुआ प्रतीत होता है। फ्रेंड्स यही बातें, ये छोड़िए, ज़्यादा जानना ज़रूरी नहीं है, इतना काफ़ी है। यहाँ पे चंद्रमा पर एक व्यक्ति का भार क्या होता है? घटेगा। ओके, ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे, और लोहे का रासायनिक नाम क्या है? एफ ई सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन एफ, सेकंड ऑप्शन Fe, थर्ड ऑप्शन आई, या फिर फोर्थ ऑप्शन Na? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? आपके पास 5 सेकंड का समय है। लोहे का रासायनिक नाम क्या है? और फ्रेंड्स एक बात और, लोहा हमारे शरीर को चाहिए होता है, हमारे ब्लड में लोहे की मात्रा ज़रूरी होती है, जिससे कि, चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर, पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम देख लें। इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स Fe होगा, यानी कि फेरस। ओके, फेरस। और फ्रेंड्स लोहा, आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे शरीर को लोहे की प्राप्ति सबसे अधिक किस चीज़ से होती है? तो आप कहेंगे पालक से। किससे? पालक से। पालक। या फिर फ्रेंड्स अगर आपको पालक ऑप्शन में नहीं है, हरी साग सब्जियां हैं, तो वहाँ पे आप हरी साग सब्जियां ही आंसर मारेंगे, आपका सही होगा आंसर। ओके, ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स इस बात को। और चलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है, इनमें से कौन विद्युत का अच्छा सुचालक है? कागज, तांबा, कांच, या फिर लकड़ी? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का अच्छा सुचालक है? आपसे अच्छा नहीं लगा के सीधे सीधे सुचालक भी कह सकता है, क्या होगा यहाँ पे? अच्छा हटा ही दीजिए, अच्छा हटा दीजिए। चलिए, यहाँ से अच्छा मैंने हटा दिया। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि अच्छा सुचालक कौन है, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा हटा दिया मैंने। आपसे सवाल यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? जल्द से बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स आपके 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं। यहाँ पे कॉपर, यानी कि तांबा, तांबा को ही इंग्लिश में कॉपर कहते हैं। और यहाँ पे हमारा आंसर होगा विद्युत का अच्छा सुचालक या फिर सुचालक कौन है? तो कॉपर, यानी कि तांबा। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले सवाल पे। कंपन कपास की सुई सदैव कौन सी दिशा को दर्शाती है? दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, या फिर पश्चिम दिशा? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 5 सेकंड का समय इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए।
तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर मैं आपको बताया था, 5 सेकंड आपके पूरे हो चुके हैं और ये उत्तर दिशा। ओके, ध्यान में रखेंगे। कंपास की सुई, कंपास का मतलब होता है फ्रेंड्स दिशा सूचक यंत्र। आजकल तो हमारे फ़ोन में भी कंपास आ गया है। आप देखते होंगे कि आपके फ़ोन में एक घड़ी होती है, घड़ी घड़ी के टाइप की। अगर आप उस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आप अपने फ़ोन को जिधर घुमाओगे ना, उसका फ़ोन को अगर वो जो कंपास है आपके फ़ोन में, उस कंपास में आप अगर फ़ोन को इधर उधर घुमाते हो तो उसमें ऊपर में लिखा हुआ होता है नॉर्थ, यानी कि एन लिखा हुआ होता है। और एन, ये जो हमारे कंपास की जो सुई होती है, आप जैसे जैसे मोबाइल को घुमाओगे वो सुई एन की ओर घूमती रहेगी, यानी कि उसका जो सुई होगा कांटा वो एन की ओर हमेशा दिखाई देता है, यानी कि नॉर्थ की ओर। नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर दिशा। ओके, इसे इंग्लिश में दिशा सूचक यंत्र कहते हैं कंपास को। चलते हैं फ्रेंड्स अगला सवाल, और ये सवाल आपके लिए है, क्वेश्चन फॉर यू, यानी कि आपके लिए क्वेश्चन है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। फ्रेंड्स ये सवाल मैंने बहुत बार बताया है और आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है और क्लास में सभी लोगों को उपस्थिति ज़रूर देनी है, जय हिंद बोल के। ध्यान में रखें इस बात को। और चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय AK अकेडमी।